चलो आगे बढ़ने से पहले एक बार वो करेक्शन कर दें। तो मिस्टेक ये हुआ है कि यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया, हाफ लिप एक्सपेरिमेंट में कहा गया कि ये ब्लैक पेपर ने लाइट को क्या किया है, रिफ्लेक्ट नहीं, यहाँ नोट्स में सही लिखा है, मैंने अभी बोल गलत दिया। ब्लैक लाइट ने कलर को, सॉरी सनलाइट को ब्लैक पेपर ने एब्जॉर्ब कर लिया, तो वो सनलाइट यहीं ब्लैक पेपर तक ही रह गया, अंदर नहीं जा पाया। ब्लैक बॉडी तो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्बर होता है ना, रिफ्लेक्टर थोड़ी होता है। तो एब्जॉर्ब कर लिया इसलिए अंदर नहीं जा पाया, बाकी कंसेप्ट सेम। अब बोलो, अब क्लियर है सभी को? अच्छा, कल भी मेरे से शायद कोई एक मिस्टेक हुई है, और शायद मुझे बाद में पता चला था कि कोई एक स्लाइट मिस्टेक हुई है कल, शायद किसी ने पकड़ा था क्या, और मैंने सोचा था कि क्लास में बोल दूंगा, पता नहीं भूल गया, बाद में मुझे याद आया था, ध्यान में नहीं है, अब तो ध्यान में नहीं आएगा। अच्छा, मैं एक बार वीडियो को खोल के देखूंगा, मेरे को बाद में ध्यान आया कि मैं बोलूंगा क्लास में, पता नहीं एक छोटा सा मिस्टेक हुआ था। ठीक है ठीक है, देखते हैं। तो अब क्या है, आगे हम लोग को क्या पढ़ना है, अर्ली एक्सपेरिमेंट। अभी अभी जो पढ़ा रहा हूँ एक्सपेरिमेंट, ये सारे एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। पहले जो पढ़ा है उसमें वो सब एनसीईआरटी में आपको डायरेक्ट वे में नहीं मिलेगा, ठीक है, पुराने सब एनसीईआरटी में हुआ करता था 2005 के पहले, लेकिन एग्जाम में सवाल आता है। अर्ली एक्सपेरिमेंट बहुत पुरानी पुरानी एक्सपेरिमेंट है, और मैंने आपको पहले भी बोला है कि फोटो से, हाँ याद आया मिस्टेक क्या हो रहा था कि मैंने इंडियन हाउस के बारे में अरे कल नहीं, अभी 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 एक मिस्टेक मैंने भी बोला ना कि 1750 के आसपास ये बताया गया था कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्टार्च स्टोर होता है। 1750 नहीं, 1850 के आसपास, एक्चुअली 1854 में, अभी बताऊंगा भी सही, ठीक है ना। तो ये मिस्टेक था, ईयर का मिस्टेक था, ठीक है, ईयर वगैरह को बहुत बड़ी बात नहीं। हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अर्ली एक्सपेरिमेंट में बहुत पुरानी पुरानी एक्सपेरिमेंट भी आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है, लेकिन हम वही एक्सपेरिमेंट समझेंगे जो आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। तो अर्ली एक्सपेरिमेंट में कुछ भी ऐसा समझाने, मतलब कि डायरेक्ट लिखने वाला पार्ट नहीं है, समझाने वाला पार्ट है, तो मैं डायरेक्ट चलता हूँ नोटबुक पे, एक एक करके मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी में बिखरा पड़ा दिया हुआ, इधर उधर इधर उधर, मैंने ईयर वाइज उसको अरेंज किया है, ठीक है। तो सबसे पहला 1727 का एक्सपेरिमेंट, ईयर याद रखना है क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है। स्टेफन हेल्स, पहले बात, एक सवाल तो इससे डायरेक्ट किया जाएगा, हु इज द फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी? आंसर स्टेफन हेल्स। प्लांट फिजियोलॉजी क्या होता है? बायोलॉजी की वो ब्रांच जहां हम प्लांट के फंक्शनल स्टडी करते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी कराता है, और उसके फादर कौन है? स्टेफन हेल्स। एक तो ये स्टेटमेंट। दूसरा, सबसे पहले स्टेफन हेल्स का क्या योगदान है? स्टेफन हेल्स का सबसे पहले इन्होंने ही बोला था कि प्लांट के न्यूट्रिशन में CO2 मतलब एयर और लाइट का रोल है। कोई वेरिफिकेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन सबसे पहले इन्होंने ही बोला था कि प्लांट की न्यूट्रिशन में, अब न्यूट्रिशन प्लांट का कैसा बताओ? ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ अभी कैसा? फोटो ऑटोट्रॉफ। ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस खुद करते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड को जोड़ जाड़ कर, तो उसके लिए CO2 चाहिए, और उसके लिए फोटो ऑटोट्रॉफ है तो सनलाइट चाहिए। ऐसा उन्होंने ही पहली बात कहा था कि प्लांट के न्यूट्रिशन में जरूरी है किसका? सनलाइट का और CO2 का। दूसरे साइंटिस्ट आते हैं 1770 में, और ये साइंटिस्ट है धांसू, और ये है जोसेफ प्रिस्टले। अगर आप लोगों ने सुना हो तो ये वो ऑक्सीजन की डिस्कवरी के लिए बड़े पॉपुलर हैं। तो 1770 में इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया है, बेलजार एक्सपेरिमेंट, जिसको मैं अभी डिटेल में समझाऊंगा, डोंट वरी। बट इन्होंने ऑक्सीजन का डिस्कवरी 1774 में किया है, ध्यान रखना। ऑक्सीजन का डिस्कवरी इन्होंने 1774 में किया है, और इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया है बेलजार एक्सपेरिमेंट, उसको मैं अभी समझाने वाला हूं। वो एक्सपेरिमेंट इन्होंने 1770 में किया। समझिए ध्यान से इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था। इनका एक्सपेरिमेंट बड़ा ही लोकप्रिय है, बेलजार एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या किया, एनसीईआरटी में इसका फिगर भी दे रखा है। इन्होंने क्या किया, एक ये लिया, बेलजार समझते हो? इस टाइप का सेटअप होता है, पिंजरा टाइप का मान लो, इस टाइप का, ठीक है, बंद है, ठीक है। उन्होंने क्या किया, इसमें उन्होंने लिया एक मूसा, मतलब कि इसको यहाँ पे दरवाजा था, एक मूसा लिया, ठीक है। अरे कैसे बनाऊं, मूसा मान लो ना, ये मूसा है,
अरे मूसा है, ठीक है, ये मूसा है, ये मूसा है, ठीक है। एक मूसा लिया और एक प्लांट लिया, और प्लांट लिया किसका, इन्होंने मिंट का, गमले में लगा के, और इन्होंने यहाँ पे मिंट का प्लांट रखा गमले में लगा के, ठीक है। तो जब इन्होंने रख दिया और सब कुछ पैक कर दिया बेल जार को, तो वो क्या हो गया, पूरी तरीके से पैक हो गया। तो उन्होंने देखा थोड़ी देर के बाद मूसा भी मर गया। अरे अरे अभी अभी प्लांट नहीं, जरूर अभी उन्होंने मोमबत्ती लिया है। क्या लिया है, मोमबत्ती, ठीक है, मोमबत्ती जलाया उन्होंने। तो उन्होंने क्या लिया, बेल जार में मूसा लिया और मोमबत्ती लिया, छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए। उन्होंने देखा कि थोड़ी देर में मोमबत्ती बुझ गया, उन्होंने देखा थोड़ी देर में मूसा मर गया। तो उनको लगा ये क्या चल रहा है, तो फिर उन्होंने क्या किया, ऐसे ही छोड़ दिया। एक्सपेरिमेंट को समझो ध्यान से, उन्होंने उसको ऐसे ही छोड़ दिया। तो देखा बाद में ना मोमबत्ती जला दोबारा, ना ही मूसा जिंदा हुआ। फिर उन्होंने क्या किया, एक बार सेपरेटली मूसा को रखा और उसमें कुछ नहीं रखा, और पूरा सब कुछ पैक कर दिया, उसी को पैक्ड जार को ही बेल जार कहते हैं, पैक कर दिया। मूसा मर गया, मूसा मर गया। उन्होंने क्या किया, इस बार सेपरेटली एक पैक्ड वो लिया इन्वायरमेंट, और उसमें उन्होंने क्या किया, मोमबत्ती को रखा। मोमबत्ती बुझा, थोड़ा समय लगा, मोमबत्ती बुझा। तो उनको ये समझ में आ गया कि ये मोमबत्ती का बुझना और ये चूहे का मरना, इसके पीछे एक सेम रीजन होगा। तो फिर उन्होंने क्या दिमाग लगाया कि जब इसको हम उस बेल जार में रखते हैं, पूरा डब्बा पैक हो जाता है, तो शायद अंदर में इन्वायरमेंट में एटमॉस्फेयर, अंदर का जो एटमॉस्फेयर है उसमें कुछ चेंज होता होगा, उसमें एयर की क्वालिटी में कुछ चेंज होता होगा, और वो एयर ऐसा पॉइजनस हो जाता होगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे चूहा मर जाता है, और वही जो चेंज इन्वायरमेंट है वो मोमबत्ती के जलने के लिए फेवरेबल नहीं रह पाता होगा, इसलिए वो भी बुझ जाता है। तो उन्होंने बोला अंदर में जरूर कुछ एयर में टॉक्सिसिटी आता होगा, और वो टॉक्सिसिटी इस चूहे के मेटाबॉलिज्म से ही आता होगा, और उस कैंडल के ही बर्निंग से होता होगा, और उससे एयर होता था इम्प्योर, इम्प्योर एयर को बोलते हैं फ्लोजिस्टन, टॉक्सिक एयर। तो उस टाइम पता नहीं चला, उस टाइम उन्होंने बोला कुछ ऐसा होता होगा कि टॉक्सिसिटी होता होगा। तो उनको ये चीज प्रूफ करना था, आखिर वो टॉक्सिक चीज क्या है जो मूसा और वो मोमबत्ती रिलीज कर रहा है उस एनवायरनमेंट में, और आखिर उस एनवायरनमेंट में क्या चीज की कमी हो गई जिसकी वजह से वो लोग मर गए। माइक बंद करो, किसका माइक ऑन है, माइक बंद करो। तो उन्होंने बोला कि ये आखिर क्या है अंदर में, कोई एक चीज की कमी हो रही है, कुछ एक चीज की अधिकता हो रही है जिसकी वजह से मूसा भी मर रहा है और मोमबत्ती भी बुझ रहा है। तो फिर उन्होंने इस बात का पता लगाने के लिए इस बार क्या किया, फ्रेशली जिंदा मूसा लिया, मोमबत्ती लिया, और इस बार उन्होंने गमले में साइड में, गमले में एक मिंट मतलब पुदीना का पेड़ भी लगा के रखा, जिंदा पेड़ रख दिया, सब कुछ उसके अंदर, डब्बा पैक कर दिया। आप आश्चर्य करेंगे, ना मूसा मरा, ना मोमबत्ती बुझा, ना पेड़ मरा, सब कुछ बढ़िया, सब कुछ बढ़िया। यहां से 1774 में जाके उनको 4 साल एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता चला कि वो मटेरियल O2 है। तब उन्होंने बोला कि वो जो प्लांट है, तो पहले तो क्या बोले थे कि प्लांट कुछ इन्वायरमेंट में, उन्होंने क्या बोला कि इस प्लांट इस इन्वायरमेंट में कुछ एक्स कंपोनेंट डालता है, और उस कंपोनेंट को ये मूसा यूज करता है सर्वाइवल के लिए, और मोमबत्ती यूज करता है बर्निंग प्रोसेस के लिए। ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है उस दौरान, तो बर्निंग सॉरी मतलब कि वो कंबशन रिएक्शन होता है O2 के प्रेजेंस में, तो वो मोमबत्ती का बर्निंग चल रहा है O2 को यूटिलाइज करके। तो वो O2 को बाद में पता चला वो O2 है, उस टाइम तो वो बोले कोई एक्स मटेरियल है जिसको ये मूसा यूज कर रहा है सर्वाइवल के लिए, और मोमबत्ती यूज कर रहा है बर्निंग के लिए। इससे तो क्या हो रहा है कि ये एक्स मटेरियल की कमी हो रही है इस एनवायरमेंट में। दूसरा उन्होंने ये भी बोला कि ये मूसा और ये कैंडल है, बर्निंग कैंडल, ये लोग इन्वायरमेंट में कुछ छोड़ भी रहे, और वो CO2 है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट की क्या हो रही है, टॉक्सिसिटी बढ़ रही है। तो CO2 को तो छोड़ो, उससे बढ़ रही है, लेकिन O2 के ये जो एक्स मटेरियल उसके घटने से भी तो टॉक्सिसिटी बढ़ रही है, क्योंकि अगर वो घट जाएगा तो ये मूसा के जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा, और कैंडल का भी जलते रहना मुश्किल हो जाएगा। तो बाद में उन्होंने इस बात पे थोड़ा रिसर्च किया,
कि आखिर वो एक्स मटेरियल क्या है जिसकी उस एनवायरमेंट में कमी हो रही है। अगर प्लांट नहीं रखे तो उस कमी से मूसा मर जाता है, मोमबत्ती बुझ जाता है। तब बाद में उनको ये पता चला कि एक्चुअली वो मटेरियल, क्लास ले रहे हैं, बाद में कॉल करेंगे। बाद में पता चला कि वो मटेरियल O2 है, और तब जाके O2 के डिस्कवरी के लिए उनको क्रेडिट दिया गया। तो ये था बेल जार एक्सपेरिमेंट। एनसीईआरटी में ये डायग्रामेटिक दिया हुआ है, और आपके नीट एग्जाम में ये बार बार स्टेटमेंट बेस्ड आता है। मैं फिर से बता रहा हूं, पहले उन्होंने क्या किया, पहले स्टेप में विदाउट प्लांट मूसा को लिया, बर्निंग कैंडल को लिया, दोनों मर गए। आपसे पूछा जाएगा मरने का कारण क्या है, तो आज की डेट में आपको पता है कि मरने का कारण क्या है। मरने का कारण यह है कि मूसा और बर्निंग कैंडल ने उस बेलजार के इनर एटमॉस्फेयर से कुछ अपटेक कर लिया, जिसकी वजह से एयर इम्प्योर हो गए और मूसा मर गया और कैंडल बुझ गया। लेकिन जब उन्होंने यही चीज प्लांट के साथ लिया तो मूसा जलता रहे, मूसा जिंदा रहा और कैंडल जलता रह गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या हुआ। आज की डेट में पता है कि जो प्लांट था वो O2 बार बार उसमें डाल रहा था, एयर को प्योर कर रहा था, और मूसा और कैंडल मिलके बार बार एयर को इम्प्योर कर रहा था, और ये प्रोसेस चलता रहा। इसकी वजह से एयर बार बार प्योर होता रहा प्लांट की वजह से, चाहे जितना भी मूसा और कैंडल उसको इम्प्योर करे। तो एक लिमिट तक दोनों बैलेंस रहा और सब कुछ चलता रहा। तो दिस इज ऑल अबाउट बेल जार एक्सपेरिमेंट। तो बेल जार एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि प्लांट O2 रिलीज करता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। ये पता नहीं चला है कि O2 वाटर से आता है। ये तो वन नील ने बताया ना, ये तो वन नील ने बताया ना। ये पता चला कि प्लांट O2 रिलीज करता है, ये पता चला कि प्लांट O2 रिलीज करता है, ये पता। ये है बेल जार एक्सपेरिमेंट। और इन्होंने अपना ये पूरा सेटअप सनलाइट की प्रेजेंस में किया था, दिन के समय किया था। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट बहुत पॉपुलर है। फिर ये बात कब की थी, 1770 और 1774। 1774 में तो O2 की डिस्कवरी तक हो गई। फिर इसी बेलजार एक्सपेरिमेंट को पढ़ने के बाद 1779 में वही आदमी आते हैं, कौन, जॉन इंजन हाउस। आप कहेंगे सर ये तो बहुत धोखेबाज आदमी है। देखो, आदमी धोखेबाज नहीं होता, आदमी का नियत धोखेबाज होता है, और कई बार तो आदमी गलती से भी धोखा कर देता है। तो अगर कोई आदमी 100 साल तक झूठ जानबूझ के चलाया जा रहा है, तब वो धोखेबाज है। हो सकता है कि कोई महान आदमी हो, किसी एक पर्टिकुलर मुद्दे पर वो धोखेबाजी करना चाह रहा हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो जॉन इंजन हाउस को कल हम लोग इसलिए भला बुरा सुना रहे थे क्योंकि उन्होंने एक झूठ को 100 साल तक लेके बायोलॉजिकल फील्ड में चीनों को गुमराह किया। लेकिन आज हम फिर उन्हीं की तारीफ भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखो, जॉन इंजन हाउस से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उनके कंसेप्ट से था। कौन वाला कंसेप्ट? तो कल मैंने आपको बताया था भाई, कोई भी अच्छा करे उसकी तारीफ करेंगे, सीधी सी बात है। कोई भी हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी पर्सन हो, अच्छा करेगा तो बड़ा ही सुनेगा, बुरा करेगा तो विरोध सुनेगा। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आप एक ही पर्सन का बुराई भी कर सकते हैं और एक ही पर्सन का तारीफ भी कर सकते हैं। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, इसी को तो लोकतंत्र कहते हैं। जॉन इंजन हाउस ने 1779 में बड़ा कमाल का काम किया, और उन्होंने क्या कमाल का काम किया, बेल जार एक्सपेरिमेंट को डार्क कंडीशन और लाइट कंडीशन दोनों अलग अलग कंडीशन में परफॉर्म कराया। ऐसा उन्होंने नहीं किया था जिनका बेल जार एक्सपेरिमेंट था। किसका? जोसेफ प्रिस्टले। जोसेफ प्रिस्टले ने लाइट की कंडीशन में सब कुछ किया था। जॉन इंजन हाउस ने बेल जार एक्सपेरिमेंट को ही लाइट कंडीशन में भी कराया, डार्क कंडीशन में भी कराया। रिजल्ट अलग लगाया, रिजल्ट अलग लगाया। और क्या रिजल्ट आया कि रात को जब उन्होंने, मतलब कि रात को या फिर डार्क कंडीशन में जब उन्होंने प्लांट को भी रखा, मोमबत्ती को भी रखा, और मूसा को भी रखा, मोमबत्ती भी बुझा, मूसा भी मरा, और थोड़े समय के बाद प्लांट के भी मेटाबॉलिज्म में डिस्टर्बेंस आया डार्क कंडीशन में। लाइट कंडीशन में रखने के बाद रिजल्ट सब कुछ सेम वैसे ही रहा जैसा बेल जार एक्सपेरिमेंट के जो ऑनर है, ऑनर मतलब जो पहली बार उन्होंने किया था, कौन? जोसेफ प्रिस्टले। तो लाइट कंडीशन में ठीक उसी प्रकार से है, एकदम सेम एक्सपेरिमेंट को इन्होंने बस डार्क और लाइट कंडीशन में परफॉर्म कराया। और तब जाके जॉन इंजन हाउस ने ये प्रूफ कर दिया कि ये जो O2 रिलीज का प्रोसेस चलता है प्लांट के द्वारा, नाइट में नहीं चलता है।
समझ में आया? O2 रिलीज का जो प्रोसेस चलता है नाइट में नहीं चलता है, ये एक्सपेरिमेंटली बताया गया कि O2 रिलीज का प्रोसेस नाइट। लेकिन एक बात जॉन एंजनहाउस गलत कर रहे थे। क्या गलत कर रहे थे? कि O2 रिलीज होता है CO2 से। ये मुद्दा उनका गलत था, और ये मुद्दा उनका बोलना सही था कि O2 रात को ही रिलीज, सॉरी दिन को ही रिलीज होता है, रात को नहीं होता है। और उन्होंने बेलजार से तो ये प्रूव किया कि O2 प्लांट केवल दिन को रिलीज करते हैं, रात को नहीं करते हैं। एक्सपेरिमेंटली आपके सामने प्रूव्ड है, एक्सपेरिमेंट आपके सामने, बेलजार को। और उन्होंने एक बात और यूज की, एक बात और उन्होंने बताया। उन्होंने क्या किया, इस टाइप का एक सेटअप ले लिया, देखना गौर से, इस टाइप का एक सेटअप ले लिया। ये इधर से थोड़ा बबल निकलने के लिए छोड़ा, और फनल टाइप का एक सेटअप ले लिया। ठीक है, सुनना ध्यान से, फनल टाइप का। और इन्होंने इसमें उन्होंने क्या किया, हाइड्रीला प्लांट ले लिया, एक्वेटिक प्लांट, हाइड्रीला प्लांट। ठीक है, ये हाइड्रीला का स्टेम, लीफ वगैरह सब, और ये रूट है। ठीक है, सुना, ये रूट है। ठीक है, इसको जो है उन्होंने सनलाइट में रखा, फोटोसिंथेसिस करने का पूरा माहौल दिया। और ये उन्होंने ये फ्लास्क क्यों लिया था, बेसिकली वो इसमें जो पानी वानी भर दिए थे पूरा, इसमें वो बबल्स नोटिस करना चाहते थे कि O2 एक्चुअल में रिलीज कहां से होता है। तो जब उन्होंने ऐसा किया तो उनको O2 का बबल केवल ग्रीन पार्ट के आसपास दिखा, बबल दिखा, बबल, और वो बबल एक्चुअली O2 के वजह से था। और वो O2 का बबल इस नॉन ग्रीन पार्ट, यानी कि रूट नॉन ग्रीन होता है ना, उसके आसपास बिल्कुल भी नहीं दिखा। तब जाके जॉन इंजनहाउस ने एक बात और साबित किया। क्या साबित किया? कि प्लांट O2 रिलीज करते हैं, वो भी केवल दिन में करते हैं। ये बात तो बेलजार एक्सपेरिमेंट को ही दोहरा के उन्होंने प्रूव किया। और प्लांट जो O2 रिलीज करते हैं, ये O2 रिलीज का काम प्लांट केवल और केवल ग्रीन पार्ट से करते हैं। केवल और केवल ग्रीन पार्ट से करते हैं। और एक्सपेरिमेंट आपके सामने, रिवर्स फनल एक्सपेरिमेंट से उन्होंने प्रूव किया। ये दो बड़ा योगदान है जॉन इंजनहाउस का। क्या? कि केवल दिन को रिलीज करते हैं और केवल ग्रीन पार्ट रिलीज करते हैं O2 प्लांट के। तो ये भाई, ये काम उनका तारीफ कर लगा तो तारीफ कर रहे हैं ना, ऐसा थोड़ी है कि पार्शियलिटी कर रहे हैं। तो ये था 1779 का जॉन इंजनहाउस का वर्क। तो आप इन सारी बातों को यहाँ नोट्स में पढ़े ना, नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना जो मैंने पढ़ाया। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आता है किनका, TW एंजलमैन। ईयर इसमें याद नहीं रखना है। TW एंजलमैन ने क्या एक्सपेरिमेंट किया उसको समझो, आप मत देखो उधर, आप उधर देखोगे आपका कंसंट्रेशन बिगड़ जाएगा। इधर देखो, उन्होंने क्या किया, एक ग्लास लिया, ले लूं मैं भी, इस कलर से ले लेता हूँ, इस कलर से। उन्होंने एक ग्लास लिया, ठीक है, इस टाइप से, एक कांच का मतलब पूरा सेटअप लिया, समझना ध्यान से, लिया। बीचों बीच उन्होंने ग्लास का ही रॉड लगाया, बीचों बीच, मतलब ग्लास का एक पूरा सेटअप तैयार किया, और बीचों बीच उन्होंने क्या लगाया, ग्लास का ही रॉड लगाया। ठीक है, और इस पूरे को उन्होंने पानी से भरा। पानी क्या है, एक्चुअल में इसमें कल्चर मीडियम है जिसमें बैक्टीरिया ग्रो कर सकता है। कैसा बैक्टीरिया? एरोबिक बैक्टीरिया। कल्चर मीडियम इसमें डाला, और उसी मीडियम में बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया भी ग्रो कर सकता है, और एल्गी भी ग्रो कर सकता है, ग्रीन एल्गी। ठीक है, अब समझा रहा हूं मैं। इसमें उन्होंने क्या किया, ये जो बीच में ग्लास रॉड लिया है ना, जो इस पार से उस पार उस सेटअप से अटैच्ड है, इसमें उन्होंने ग्रीन एल्गी क्लेडोफोरा, एल्गी पढ़ा दूंगा, एल्गी में बताऊंगा, तो एक एल्गी होता है ग्रीन एल्गी क्लेडोफोरा, वो फिलामेंटस एल्गी होता है। तो मतलब कि एल्गी एकदम फिलामेंट बना लेते हैं, धागे धागे जैसे स्ट्रक्चर। तो उन्होंने क्या किया, उस एल्गी के फिलामेंट को उठा के लाया और इसके चारों ओर लपेट दिया इस टाइप से, मतलब इसके चारों ओर क्या किया उन्होंने, क्लेडाफोरा को ग्लो करा लिया। किसको? क्लेडोफोरा। क्लेडोफोरा ये एक प्रकार का क्या है, ग्रीन एल्गी है। तो उन्होंने क्या किया, ग्रीन एल्गी क्लेडोफोरा को ग्रो करा लिया, और ये कल्चर मीडियम उसके लिए ग्रोइंग मीडियम की तरह एक्ट कर रहा था। इसी में उन्होंने डाला कुछ बैक्टीरिया, इसी सस्पेंशन में, इसी मीडियम में। और वो बैक्टीरिया कौन थे? वो बैक्टीरिया थे एक्चुअली एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक एंड मोटाइल, जो मूव भी कर सकते थे और ऑक्सीजन को यूज करके वो जिंदा रह सकते थे। एरोबिक एंड मोटाइल बैक्टीरिया। अब आप करोगे ये सब, अब आप कहोगे कि ये सब काम TW एंजलमैन क्यों कर रहे थे, बेरोजगार थे क्या? बेरोजगार साइंटिस्ट कभी नहीं होते, ध्यान रखना। साइंटिस्ट पूरे जगत के कल्याण के लिए कुछ काम कर रहे होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना ये बात। बेरोजगारी में भी साइंटिस्ट काम करते हैं। अब ये सब सेटअप लगाने के बाद उन्होंने किया कुछ कलाकारी। क्या कलाकारी किया? उन्होंने एक प्रिज्म लिया, ये प्रिज्म, ठीक है,
और उन्होंने प्रिज्म के इधर से एक लाइट जलाया, लाइट सोर्स ले लिया, ठीक है। अब आप बोलोगे प्रिज्म को लेने का क्या जरूरत है और लाइट सोर्स से क्या, अब आपको बता देता हूँ। एक्चुअल में ये लाइट जो सोर्स लिया गया ये फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए लिया गया है। ये ग्रीन एलगी फोटोसिंथेसिस करेगा, ठीक है। बोले कि फिर प्रिज्म क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जब आप नॉर्मली एकदम लाइट डालोगे, वही लाइट जो 400 से 700 नैनोमीटर का है, तो उसमें से लाइट एकदम मिक्स्ड वे में निकलेगी। कहाँ पे 400 नैनोमीटर वाली गिरेगी, कहाँ पे 700 नैनोमीटर वाली गिरेगी, कहाँ 600 वाली, ये डिफाइंड नहीं है, क्योंकि लाइट मिक्स्ड है ना, लाइट मिक्स्ड है ना। तो सोर्स जो होता है लाइट का वो मिक्स्ड होता है। लेकिन जब आप प्रिज्म सामने रख दोगे ना, तो आपको पता होगा कि प्रिज्म लाइट को क्या कर देता है, उसके आप जब पढ़ते होंगे ना जी वो ऑप्टिक्स में, उसको उसके वेवलेंथ के हिसाब से क्या कर देगा, सेपरेट कर देगा। यही हुआ, प्रिज्म लाइट को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। इधर चला गया 400 नैनोमीटर वाला, इसके इधर इधर ऐसे करके इधर चला गया 700 नैनोमीटर वाला, यानी कि यहाँ लाइट पहुंच गया 400 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ वाली, और यहाँ 700 नैनोमीटर वाली, और उसके बीच में उसके बीच वाली। प्रिज्म ने ये काम किया है। और अब देखो आया मजा, थोड़े समय के बाद इस सस्पेंशन में, ये जो कल्चर मीडियम है, इसमें हुआ हलचल, क्योंकि बैक्टीरिया मूव करने लगे, बैक्टीरिया भागने लगे, और बैक्टीरिया भाग के ज्यादातर बैक्टीरिया इस वाले रीजन में, जहां पे लाइट 400 के आसपास पर था, इस वाले रीजन में बैक्टीरिया होने लगे जमा। कहां पे, यहाँ पे बैक्टीरिया होने लगे जमा, और उससे भी ज्यादा बैक्टीरिया यहाँ पे जमा होने लगे, यहाँ पे। मतलब सस्पेंशन मीडियम का ज्यादातर बैक्टीरिया इस दो जगह पर क्या हो गया, इकट्ठा हो गया। ये तो हुआ क्या, एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट। यहां तक की पूरी बात को मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, और ये एक्सपेरिमेंट आगे नहीं बताऊंगा, फिर से आएगा, दिमाग खराब ना करना मेरा, अभी सुन लो। टी.डब्ल्यू. एंजलमैन ने क्या किया, एक ग्लास का सेटअप लिया। अरे वैसा नहीं होता है जो घर में एक्वेरियम होता है मछली वाला, उतना बड़ा सेटअप ले लो ना, ठीक है। सेटअप लिया, उस पूरे सेटअप को उन्होंने अंदर में बीच में ग्लास का रॉड लगाया, और उस पूरे सेटअप को उन्होंने किस चीज से भर दिया, कल्चर मीडियम, जिसको सस्पेंशन मीडियम भी कह सकते हैं, जिसमें बैक्टीरिया और एल्गी दोनों ग्रो कर सकता है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, पकड़ के लाया क्लेडोफोरा का फिलामेंट, उस बीच वाले ग्लास रोड के चारों ओर लपेट दिया। सस्पेंशन मीडियम आराम से ग्रो कर रहा है। अब लाया बैक्टीरिया को उठा के, कैसा बैक्टीरिया, कोई भी बैक्टीरिया जो एरोबिक हो, O2 की प्रेजेंस में जिंदा रहता हो, और मोटाइल हो, मूवमेंट शो करता हो, उन सभी बैक्टीरिया को कांच खोल के उसमें मिला के कांच बंद कर दिया, हो गया। अब उन्होंने लगाया साइड में प्रिज्म, और उसके पीछे से लाइट सोर्स, लाइट जलाया, लाइट डिस्पर्स हो गया, 400 से 700 नैनोमीटर की पूरी लाइट स्प्लिट हो गई, और अब उन्होंने तमाशा देखना शुरू किया। और तमाशा में बड़ा क्या दिखा उनको, सस्पेंशन मीडियम में हलचल दिखा। थोड़े समय के बाद ज्यादातर बैक्टीरिया वहां, देखो ये लाइट जो स्प्लिट हुआ, तो लाइट स्प्लिट होके बेसिकली किन किन पार्ट में टूट गया, आपको पता होगा। ये लाइट स्प्लिट होके टूट गया बेसिकली विबग्योर में। किसमें, विबग्योर में। लिख देता हूं मैं, VIBGYOR, विबग्योर में। और लाइट स्प्लिट हो गया। अब थोड़े समय के बाद बैक्टीरिया होने लगा मूव, बैक्टीरिया मूवमेंट शो करने लगा, और ज्यादातर बैक्टीरिया, आप गौर करो, ब्लू रीजन में जाके जमा हो गया और रेड रीजन में जाके जमा हो गया। जहां पे ब्लू वाली लाइट गिर रही थी, मतलब 400 से थोड़ा सा ऊपर, यानी कि हाँ मान लो 400 से ऊपर थोड़ा सा, 500 के आसपास, 470 500 के आसपास, ठीक है, वहां। और 680 के आसपास जो रेड के आसपास है, 680 से 700 के आसपास वाला नैनोमीटर वाला, वहां जाके ज्यादातर बैक्टीरिया जमा हो गए। ये तो वह रिजल्ट। चलो कंक्लूजन मैं नहीं बताऊंगा, कौन बताना चाहता हाथ खड़ा करो, दिमाग लगाओ, कौन बताना चाहता हाथ खड़ा करो। T.W. एंजलमैन ने इस एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूड किया होगा, हाथ खड़ा करो, मैं पूछ लूंगा। एक हाथ खड़ा हुआ, अतीक। विवेक। और बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बताओ विवेक, क्या कंक्लूड किया T.W. एंजलमैन ने। सर क्योंकि जो बैक्टीरियल है वो मोटाइल है, ठीक है, तो जो मतलब जो रेट ऑफ O2 है, से सर बोल नहीं पा रहे हैं। अच्छा अतीक,
लेडोवोरा का जो मेंबर है और वहाँ पे लाइट का जैसे 400 वाला और 700 वाला वेवलेंथ का लाइट गिर रहा है, तो उस वेवलेंथ की लाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस हो रहा है, जिससे O2 रिलीज हो रहा है और बैक्टीरिया उस O2 को रिलीज अपटेक करने के लिए उस रीजन में चला गया। इस रीजन में बहुत बढ़िया। यानी कि इससे आप क्या कंक्लूड कर रहे हो, बंद करो, इससे आप क्या कंक्लूड कर रहे हो कि जब लाइट को गिराया गया, डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को गिराया गया, तो किसी भी प्रोसेस के लिए, यहाँ प्रोसेस क्या चल रहा है, फोटोसिंथेसिस, उस प्रोसेस के लिए लाइट का एक्शन सबसे ज्यादा ब्लू रीजन और रेड रीजन में दिखा है, और इसी को कहते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। यानी कि लाइट का एक्शन फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे बढ़िया ब्लू और रेड रीजन में देखा गया है, और इसका गवाह कौन है, बैक्टीरिया। क्यों? क्योंकि आप करा रहे हो लाइट को देखे लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन भी होगा, उसके बाद लाइट रिएक्शन में O2 होता है रिलीज, कल ही बताया, लाइटर रिएक्शन में O2 रिलीज होता है, वाटर का स्प्लिटिंग होता है, लाइट रिएक्शन में O2 होगा रिलीज। O2 रिलीज सारे रीजन में हो रहा है, 400 से 700 आने वाले रीजन में, मतलब विबग्योर में, पूरे रीजन में। लेकिन चूंकि सबसे ज्यादा O2 यहाँ ब्लू वाले रीजन में रिलीज हुआ है, और रेड वाले उस सबसे ज्यादा तो रेड वाले में, देन ब्लू वाले में। ये बात आपको कैसे पता चला? गवाह है बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया आपने लिया है एरोबिक। और अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा कैसे हो गया कि बैक्टीरिया ब्लू और रेड रीजन में जाके इकट्ठा हो गया? क्योंकि उनको वहां O2 ज्यादा मिल रहा है। दिस इज द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय T.W. एंजेलमैन। बोलो कितनों को समझ में आ गया? हाथ खड़ा करो। और मैं आपको बता रहा हूं 70% बच्चे इस एक्सपेरिमेंट को कैसे भी करके छत पे दौड़ लगा के रखते हैं। बता रहा हूं मैं आपको, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। जो लोग बैठे हैं यहाँ, लास्ट ईयर पढ़े होंगे, मंडी में पढ़े होंगे, इधर उधर मुंह मार के पढ़े होंगे कहीं ना कहीं, तो उनको पता होगा ये बात। अब इनका एक ग्राफ आता है T.W. एंजेलमैन का, इस टाइप से, इस टाइप का ग्राफ। हाँ बोलो। ये विबग्योर क्या होता है? अरे बाप रे, बच्चा बता देते हैं, सुनो। ये विबग्योर लाइट का अलग अलग कलर का मतलब कि नाम है यहाँ पे। लाइट V वायलेट है, R रेड है, और उसके बीच में अलग अलग कलर है, ठीक है। B ब्लू है, G ग्रीन है, येलो, ऑरेंज, ठीक है। आया? आया? यस। हाँ, पढ़ोगे, लाइट में पढ़ोगे, लाइट में पढ़ोगे, ठीक है। हाँ, तो अब T.W. एंजेलमैन का एक ग्राफ आता है, और इधर वो क्या लेते हैं, वही वेव की ओर, लाइट का वेवलेंथ नैनोमीटर में, लाइट का वेवलेंथ नैनोमीटर में, और इधर क्या वो लेते हैं, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और एक्शन स्पेक्ट्रम का बनाते हैं ग्राफ। मुझे बताओ ग्राफ में क्या होगा? ये देखो, और यहाँ पे दिखाते हैं क्या, यहाँ पे दिखाते हैं क्या, यहाँ पे दिखाते हैं V, यहाँ पे दिखाते हैं I, यहाँ पे दिखाते हैं B, और यहाँ पे दिखाते हैं G और Y, और यहाँ पे दिखाते हैं O, और यहाँ पे दिखाते हैं R, ठीक है, विव की ओर। और इससे आपको ये तो पता चल ही गया कि सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस का रेट रेड में है, देन ब्लू में है, ये तो पता आपको चल ही गया होगा। इसको देख के बताओ सबसे कम कहाँ है, सबसे कम कहाँ है? येलो, येलो एंड ग्रीन, येलो एंड ग्रीन, येलो एंड ग्रीन, सबसे कम येलो एंड ग्रीन में है। ये बात भी कैसे पता चल रहा होगा? अरे यहाँ पूरी तरीके से बैक्टीरिया का कंसंट्रेशन बता दिया अपने आप, बैक्टीरिया का कंसंट्रेशन पूरी तरीके से ग्राफ बनवाया है। आप इससे पहले मैं बता रहा हूं, आप पक्का इस ग्राफ को रटे तो जरूर होगे, ढंग से समझे नहीं होगे। भाई भाई अब देखो ये लड़का क्यों हंस रहा है, क्योंकि इसने पढ़ा है, और किससे पढ़ा है वो, ये इसको भी पता है, हमें भी पता है, सभी को पता है, विवेक को भी पता है, ठीक है। तो इसलिए हंस रहा है, ठीक है। उससे पहले भी बॉटनी के टीचर थे गुरुकुल में, रटा दिए थे कि ब्लू और रेड लाइट के प्रेजेंस में ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये है उनका कारण, ये है उसका कारण कि इस तरीके से होता है। अब लोग वाह क्या कहते हैं कि रमन सर चले गए क्योंकि उनको बॉटनी पढ़ाना नहीं आता था। बोलूं नहीं, सब दूं भाई, मैं क्या बोलूं, मैं उनको बॉटनी नहीं आता था। उन मूर्खों को ये नहीं पता है कि उन्होंने जीवन में बॉटनी नहीं पढ़ा, और मैंने MSc तक बॉटनी पढ़ा है, अभी भी मैं बॉटनी,
अभी मेरा बोटनी जूलॉजी दोनों है, और मैं आपको ये बता देता हूँ, मैं पीएचडी बोटनी जूलॉजी दोनों मिला के करूंगा। मुड़को के पता नहीं है, क्योंकि बोटनी भाई, बोटनी ऑल्सो द पार्ट ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। स्पेशलाइजेशन अलग चीज है, लेकिन बायोलॉजी को लेके चलना है तो बोटनी को भी लेके चलना होगा यार, ऐसा नहीं होता। तो ये है आपका ग्राफ, ठीक है। देन उसके बाद ये TW एंजलमैन का बहुत धांसू ग्राफ है। ये है एक्शन स्पेक्ट्रम। एक और वर्ड आता है लाइट से रिलेटेड, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, वो मैं आपको अलग से कल बताऊंगा, एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रम। तो TW एंजलमैन का, अच्छा अगर आपको ये स्क्रीनशॉट लेना ले लो, जल्दी से लो, जल्दी से लो अगर लेना है तो। वैसे तो पूरा सेटअप बना हुआ है नोट्स में, लेकिन ये डब्बा डुब्बी ढंग से बना हुआ नहीं है। अगर आप चाहो तो डब्बा डुब्बी वहीं पे बना लेना नोट्स में। देखो ये TW एंजलमैन का बस ग्राफ दिखा दिए, ठीक है। तो आप चाहो तो डब्बा डुब्बी भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है, पढ़े, ठीक है। तो ये देखो अच्छा, आप क्लेडोफोरा की जगह स्पाइरोगारा भी ले सकते हैं, स्पाइरोगारा भी सेम काम करेगा, या दोनों का मिक्सर भी ले सकते हैं, दोनों सेम काम करेगा। उन्होंने क्लेडोफोरा को ज्यादा प्रेफर किया था, स्पाइरोगारा भी सेम काम करेगा, ठीक है। तो ये फिर ये अब कहानी कहाँ पहुंच गई, TW एंजलमैन। अब फिर 1854 में, अभी तो मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था ना कि एक साइंटिस्ट ने बताया था कि ग्लूकोज बनता है, स्टार्च में कन्वर्ट होता है, बेसोफिल सेल की क्लोरोप्लास्ट की स्टार्च में स्टोर होता है, 1854 में किसी ने बताया, वो यही है, जुलस वॉन सैक। एनेस्थेटिक में नाम है इनका, याद रखना, जुलस वॉन सैक, जुलस वॉन सैक, बोलो जुलस वॉन सैक, जुलस वॉन सैक, तो याद रखना है, उन्होंने ही बात बताया था पहली बार, ठीक है। अब आता है इसके बाद 2 एक्सपेरिमेंट और, अर्ली एक्सपेरिमेंट, और वो दोनों एक्सपेरिमेंट मैंने आपको पढ़ा दिया। अच्छा हाँ, याद आया मेरे से कल क्या मिस्टेक हुआ था, एक और याद आया। ये जो मैं रिएक्शन लिखा था कल, याद करो, ये रिएक्शन आपके सामने आ रहा है वॉन नील का। इस रिएक्शन में मैंने H2S लिखा था, H2S लिखा था, याद है किसी को? H2S रिलीज नहीं होता है, सल्फर तो रिलीज होता है, H2S रिलीज नहीं होता, वाटर रिलीज होता है। रिएक्शन को बैलेंस करके देख लेना, आ रहा है समझ में? तो ये मिस्टेक है। हाँ, तो मैं क्या बता रहा हूँ कि वॉन नील एक्सपेरिमेंट और उसके जो चेले चटिए थे रूबेन हसीद और कामिन, ये मैं कल ही पढ़ा चुका हूँ, क्या ही बोलूं, बोल देता हूँ, सुन लो। वॉन नील वो पहले शख्स थे जिन्होंने पहली बार ये बोला, जो जॉन इंजनहाउस के 100 साल के झूठ को पहली बार उजागर किया और दावे के साथ बोला कि साहब ऐसा नहीं है कि वाटर में कार्बन को जोड़ा जा रहा है और कार्बन CO2 से ऑटो रिलीज हो रहा है फोटोसिंथेसिस में, ऐसा नहीं होता है। तो लोगों ने वॉन नील को बोला, लोगों ने क्या, खास करके जॉन इंजनहाउस के अंधभक्तों ने बोला कि ऐसा कैसे हो जाएगा, जॉन इंजनहाउस की इतनी सालों से बातें चल रही है, उनका जमाना है ना, उनका जमाना है, ठीक है, तो ऐसा कैसे हो जाएगा। तो इन्होंने कहा कि देखो साहब, मैं तो माइक्रोबायोलॉजी का आदमी हूँ, मैं तो प्लांट फिजियो का आदमी भी नहीं हूँ, मैं तो बैक्टीरिया पे काम कर रहा था, मेरे को बैक्टीरिया पे काम करते करते पता चला कि हमारे बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेसिस करते हैं यार। और बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस में जो किसको, साइनोबैक्टीरिया को छोड़ के बाकी जितने भी बैक्टीरिया हैं, उस सब फोटोसिंथेसिस में वाटर को यूज नहीं करते हैं एज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डोनर, वो लोग H2S को यूज करते हैं। और मैं आपको ये बता देता हूँ H2S क्यों यूज करते हैं, इसका कारण भी आपको मेरे ही पास मिलेगा, कहीं पे भी पढ़ लेना, कारण नहीं मिलेगा, इधर ही मिलेगा, इधर इधर ही, उधर पड़े होंगे, उधर मुंह मारे होंगे, मंडी गए होंगे, इधर गए होंगे, उधर गए होंगे, कारण यही मिलेगा, ठीक है, कि वो बैक्टीरिया H2S ही यूज करते हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पहली बार वाटर यूज करने वाला कौन है, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया में ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि पहली बार उन्होंने वाटर यूज किया है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डोनर, जबकि वो भी बैक्टीरिया है। फिर उसके बाद सारे यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म वाटर ही यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डोनर। तो वॉन नील साहब का कहना था कि देखो साहब, हमारे बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डोनर की तरह वाटर को यूज नहीं करते हैं, H2S को यूज करते हैं। तो देखो, जब ये H2O को यूज नहीं करते हैं तो ऑटो रिलीज नहीं होता है और सल्फर रिलीज होता है। तो आप देखो कि ये सल्फर रिलीज हो या बाद में सल्फर से सल्फेट बन के एज अ बाय प्रोडक्ट मिले, तो ये तो H2S से ही आया है, क्योंकि CO2 में तो सल्फर है नहीं, है ना। तो बिल्कुल सही जस्टिफिकेशन था, बस होते ना कुछ अंधभक्त लोग बिना प्रूफ के मानते नहीं है। तो फिर उसको प्रूफ देने के लिए उनके 3 चेले चटिए रूबीन, हासिद और कामिन ने एक तगड़ा एक्सपेरिमेंट किया। और आपको मैंने पहले भी बताया कि उन्होंने तगड़ा एक्सपेरिमेंट में क्या यूज किया, रेडियो एक्टिव टेक्निक। उन्होंने ऑक्सीजन को रेडियो एक्टिव ले लिया और 2 अलग अलग रिएक्शन में पहली बार CO2 में लिया, तो जो एज अ बाय प्रोडक्ट O2 रिलीज हुआ वो रेडियो एक्टिव नहीं था। लेकिन जब उन्होंने वाटर के ऑक्सीजन एटम को रेडियो एक्टिव लिया
तो जो बाय प्रोडक्ट O2 रिलीज हुआ वो रेडियो एक्टिव था। इससे ये साबित हुआ कि हाँ, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जो है रिलीज हुआ O2 ये वाटर से ही रिलीज होता है। उसके बाद अंधभक्त लोग बोलने लगे हाँ 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 सही बात है, चौकीदारी चोर है, हाँ सही बात। तो उनको ये बाद में यकीन हुआ। तो इसके लिए प्रूफ देना पड़ता है, ऐसा प्रूफ देना पड़ता है कि जिससे मुंह ताला लग जाए, ताला लग जाए, ताला मतलब ताला, समझ रहे? तो ऐसा प्रूफ दीजिए पहले, ऐसे हवा में बात करने से नहीं होता है। तो ऐसा प्रूफ दिया रुबीन, हासिद और कामिल ने। फिर उसके बाद देख लो आज कोई ये नहीं बोलता है कि वाटर में कार्बन को जोड़ा गया होगा, बोलने वाले लोग हंसते हैं, समझ रहे हैं? तो दिस इज ऑल अबाउट ऑल द अर्ली एक्सपेरिमेंट मेंशन्ड इन योर एनसीईआरटी एंड आस्क्ड अर्ली इन एआईपीएमटी और नीट। लेकिन मैं आपको बता दूं इतने ही एक्सपेरिमेंट नहीं है फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड। फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट पे किताब लिख दी गई है, इतने सारे एक्सपेरिमेंट हैं। आप अभी इतना ही जानो, अगर बोटनी लेके आगे बढ़ोगे तो फिर पढ़ लेना बाद में, ठीक है? अगर यहाँ तक मैं अच्छा ये एक रिएक्शन है आपकी एनसीईआरटी में, जो बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस और जो मतलब H2S वाले और वाटर वाले फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को बैलेंस्ड करके लिखा गया है, ठीक है? तो देखो वाटर तो कॉमन है दोनों में, और ये प्रोडक्ट भी कॉमन है। कौन सा प्रोडक्ट? ये CH2O मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी कॉमन है। अब ये एक ही जगह या तो ऑक्सीजन हो सकता है या तो सल्फर हो सकता है, ठीक है? और ये मतलब कि आप क्या करो ना, इस पूरे रिएक्शन को 6 से डिवाइड कर लेना, तो ये एक कॉमन रिएक्शन आ जाएगा जो एनसीईआरटी में लिखा है। समझ में आया? तो अब आप क्या करो, यहाँ तक पढ़ लो। अगर आपका कोई डाउट होगा तो मैं अगली मीटिंग में ले लेता हूँ। 1 मिनट है, डाउट है क्या किसी को यहाँ तक? अभिषेक, अतीक, नो सर। राजेश्वरी, नो सर। जीवा, सृष्टि, नो सर। विवेक, नो सर। नहीं है तो यहाँ तक पढ़िए। और अगले एक्सपेरिमेंट में मैं अगले मीटिंग में, अभी 1 मीटिंग और होगी क्लास, ठीक है? है हमारे पास अभी समय। अगले मीटिंग में हम बात करते हैं आपसे फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है। सब कुछ इजी पार्ट है।